यानंतर पुन्हा जाऊया पुण्याच्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री या सभेला संबोधतात। सभेकरता उपस्थित आपण सर्व बंधू भगिनी आणि युवक मित्रांनो, येत्या 17 तारखेला आपण फक्त पुण्यातून एक खासदारच निवडून देणार नाही, तर या देशावर कुठल्या विचाराचं राज्य पुढच्या 5 वर्षामध्ये असणार आहे हेही ठरवणार। विश्वजित कदम यांच्या रूपानं काँग्रेस पक्षानं युवकांच्या चळवळीमधला लोकशाही पद्धतीनं 2 वेळेला राज्याचा प्रमुख म्हणून निवडून आलेला उच्च शिक्षित व्यवस्थापन शास्त्र आणि PhD केलेला एक तरुण मितभाषी अजातशत्रू असे व्यक्तिमत्व नव्या पिढीचं व्यक्तिमत्व आपल्याला दिलेलं आहे। आणि मला वाटतं की जो उत्साह आम्ही आज पुणे शहरात पाहतोय, त्यामुळे विश्वजित कदम हे पुण्याचे तुमचे उद्याचे खासदार असताना त्यामध्ये काही शंका असायचे कारण नाही। विश्वजित यांचा जन्म, शिक्षण, यांची कर्मभूमी ही पुण्यात घडलेली आहे आणि त्यामुळं पुण्यासारख्या एक सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या, वैचारिक परंपरा असलेल्या, शैक्षणिक राजधानी असलेल्या शहराचं प्रतिनिधित्व करण्याकरता ते योग्य उमेदवार आहेत। मी सर्वप्रथम राहुलजी यांचं स्वागत करतो महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून की त्यांनी वेळ काढला। वेळ फार सोयीची नाही याची मला जाणीव आहे, पण देशात प्रचार करायचा आहे, मिळेल ती वेळ आम्ही घेतली। तरी मोठ्या संख्येने तर आपण राहुलजींना ऐकण्याकरता आलेला आहे। आज एका खासदाराच्या बरोबर तो वैचारिक प्रश्न आपल्या समोर उभा आहे, जे जातीवादी आव्हान भारतीय जनता पक्षाने उभं केलेलं आहे आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना समोर केलेलं आहे। त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व, त्याच्या विचाराची दिशा, देशाच्या विकासाकरता दृष्टिकोन हे समजून घेणं महत्वाचं आहे। पण आतापर्यंतची कारकीर्द पाहिली, त्यांची भाषणं पाहिली, तर वैयक्तिक टीकेशिवाय, टिंगल टवाळी व्यंग याच्याशिवाय मी काही विकासाची एक दृष्टी, विकासाचा ब्लूप्रिंट, देशाच्या करता एक जाहीरनामा आम्ही काही कुठं काही ऐकला नाही। तुम्ही ऐकला की नाही मला माहिती नाही। गुजरातची कारकीर्द बघितली तर जे काही गोधरामध्ये घडलं, हजारो निरपराध माणसं त्या ठिकाणी मारली गेली। मुख्यमंत्री असताना हस्तक्षेप करायला नकार दिला। कोर्टात खटले चाललेले आहेत, निकाल लागेल तेव्हा लागेल, पण अमेरिकेसारख्या एका महान राष्ट्रानं या व्यक्तीला आम्ही आमच्या देशामध्ये पाऊल टाकू देणार नाही असा निर्णय घ्यावा आणि ही व्यक्ती आता भारताचं अधिपत्य करायला पुढे आलेली आहे। पोलीस यंत्रणेचा कशा प्रकारे वैयक्तिक कामाकरता गैरउपयोग केला हेही वेगळं प्रकरण चाललेलं आहे। काहीही उत्तर कुणी देत नाही की कशा प्रकारे SIT सारखी यंत्रणेचा वापर झाला आणि ज्या प्रकारे पक्ष हायजॅक केलाय, कुठं भारतीय जनता पक्षाचं नाव नाही, कुठं कुणा ज्येष्ठ नेत्यांचा फोटो नाही, जाणून बुजवून हेतुपुरस्सरपणे आडवाणीसारख्या, जोशींसारख्या, जसवंतसिंग सारख्या नेत्यांना अपमानित करून बाहेर काढलं आणि सगळा पक्ष हस्तगत केलाय। मित्रांनो, ही हुकुमशाही प्रवृत्ती आहे। अशाच प्रकारे जर्मनीमध्ये हिटलर लोकशाही पद्धतीने निवडून आला, भाषणे केली, मतं लोकांनी टाकली आणि एकदा तो राष्ट्राध्यक्ष झाला की त्यांनी सगळी सत्ता हस्तगत केली। यहुदी समाजाच्या 7 लाख लोकांना जिवंतपणे जाळून मारलं, असा हा क्रूर हुकुमशाही लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आला। म्हणून आपण जर सावध राहिलो नाही तर एक दुसरी आवृत्ती त्या ठिकाणी आपल्या समोर आल्याशिवाय राहणार नाही। आतापर्यंतची पृथ्वीराज चौहान जी, माणिकराव ठाकरे जी, हर्षवर्धन पाटिल जी,
डॉक्टर विश्वजीत कदम जी, अभय छजेद जी, वंदना चौहान जी, मोहन जोशी जी, विनायक निम्हान जी, रमेश बागवा जी, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहां आ रहा था तो भाषण के बारे में थोड़ा सोच रहा था। पूना जा रहा हूं तो पूना में क्या कहना चाहिए। पूना सिर्फ एक शहर नहीं है, पूना एक विचारधारा है। और ये जो विचारधारा है, ये पुरानी विचारधारा है। इसकी नींव शिवाजी महाराज ने रखी थी, गोखले जी ने, लोकमान्य तिलक जी ने, गांधी जी ने, इन महान लोगों ने इस शहर की नींव रखी थी। इसकी शक्ति सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसकी शक्ति नहीं है। इसकी सच्ची शक्ति भाईचारे की जो विचारधारा है, प्यार की जो विचारधारा है, वो है इसकी शक्ति। मुझे कहते हैं कि भाई पूना में शाम के समय महिला अपने आप चल सकती है, पुलिस नहीं बचाती महिला को, पूना की विचारधारा बचाती है, ध्यान पूना की विचारधारा देती है। और ये इससे पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ जोड़ की विचारधारा, प्यार की विचारधारा, तिलक जी, गोखले जी, गांधी जी की विचारधारा, जो कहती है कि ये देश सबका है, प्यार से हमें आगे बढ़ना है, महिलाओं का आदर करना है, युवाओं को शक्ति देनी है, और इस प्यार से ये पूरा देश तेजी से आगे बढ़ सकता है। सबको शामिल करना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। दूसरी विचारधारा गोडसे जी की विचारधारा, गुस्से की विचारधारा, क्रोध की विचारधारा, इन दोनों के बीच में लड़ाई। एक जोड़ती है, दूसरी तोड़ती है। और जब इन विचारधाराओं की टक्कर होती है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा हर बार जीतती है इस देश में। गोडसे जी ने गांधी जी को क्यों मारा? मारना पड़ा क्योंकि वो गांधी जी के जो विचार थे, सोच को हरा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पिस्तौल निकाली। ये हमारी विचारधारा को हरा नहीं सकते, पुणे की विचारधारा को हरा नहीं सकते। इस विचारधारा के ऊपर ये सड़कें बनी हैं, ये इंडस्ट्री खुली है, ये कॉलेजेस लगे हैं, और जो यहां पूना की जनता को फायदा हुआ है और बाकी हिंदुस्तान को आपके काम से फायदा हुआ है, वो सब
इस विचारधारा के कारण हुआ है। – 2004 में हम चुनाव लड़े, बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने इंडिया शाइनिंग की बात की कि भाई हिंदुस्तान चमक गया। किसान के पास नहीं गए, मजदूर के पास नहीं गए, गरीब लोगों के पास नहीं गए, पूछा नहीं, कह दिया हिंदुस्तान चमक रहा है। चुनाव खत्म हुआ, वोटों की गिनती हुई और इनके चेहरे आपको याद होंगे। अपने आप से पूछ रहे थे भैया हुआ क्या, ये जीत थी हमारी, ये गरीब लोग गए, महिलाएं गए, कमजोर लोग गए, उन्होंने बटन दबाया और हमारा जो गुब्बारा था इंडिया शाइनिंग का वो धड़ाक से फट गया। 10 साल हमने काम किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, हिंदुस्तान की जनता ने। देखिए, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं, किसी एक नेता की देन नहीं, वो आपकी देन है, जनता की देन है, महिलाओं की देन है, युवाओं की देन है। हमने सिर्फ एक काम किया, हम आपके पास आए और आपसे हमने पूछा भैया आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, और आपने कहा देखिए मनरेगा दीजिए, बड़े लोगों को रोजगार मिलता है, गरीब लोग फंसे हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं। हमारे सामने एक दीवार खड़ी है, इस दीवार को आप तोड़िए। एक बार आपने ये दीवार तोड़ दी, हम तेजी से आगे निकल जाएंगे। मनरेगा उस दीवार को तोड़ने का तरीका था, भोजन का अधिकार उस दीवार को तोड़ने का तरीका है, शिक्षा का अधिकार उस दीवार को तोड़ने का तरीका है। हमारी सोच चाहिए अगर सकता है, गरीब व्यक्ति को और मदद की जरूरत है। यह फर्क है हम में और उनमें। बड़ी बातें होती हैं, मैं विपक्ष के लोगों की स्पीच सुनता हूं, मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कि भैया हमने गुजरात को बदल दिया। अब देखिए यहां कोऑपरेटिव सेक्टर चलता है, महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव्स हैं, गुजरात में दूध के कोऑपरेटिव्स हैं, अमूल नाम आपने सुना होगा, चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है। गुजरात की महिलाओं ने जो काम किया, गुजरात के किसान ने जो काम किया, गुजरात के जो टेक्सटाइल मिल में जो मजदूर काम करते हैं, उनका काम सब। देखिए यहां हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, ये आपकी मदद करते हैं, प्रदेश को चलाते हैं, मगर प्रदेश को आप बदलते हो, ये नहीं बदलते। और हम इस बात को मानते हैं और समझते हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं। अब गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है, मोदी जी कहते हैं कि मुझे आप चौकीदार बनाओ। गुजरात का चौकीदार बनाया, गुजरात को मैंने बदल दिया, अब हिंदुस्तान का चौकीदार बनाओ, मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा। बहुत बड़ी बातें हैं, हम भी चौकीदार बनाना चाहते हैं, हम आपका चौकीदार बनाना चाहते हैं, करोड़ों लोगों का चौकीदार बनाना चाहते हैं, इन महिलाओं का चौकीदार बनाना चाहते हैं। इसलिए हम शक्ति की बात करते हैं, इसलिए हम आरटीआई देते हैं आपको। तो गुजरात में क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको बताता हूं, आंकड़े हैं मेरे पास। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर है, औरंगाबाद शहर जितनी जमीन गुजरात में मोदी जी की सरकार ने एक व्यक्ति को दी, एक व्यक्ति को, अदानी जी को औरंगाबाद जितनी जमीन उन्होंने दी। कितने रुपए के लिए दी होगी भैया, आप बताओ मुझे।
कितना लगता है? औरंगाबाद को अगर आप बेचेंगे कितने रुपए के लिए बिकना चाहिए? वो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने 300 करोड़ रुपए के लिए 300 करोड़ रुपए के लिए औरंगाबाद जितनी जमीन एक व्यक्ति को दी। ठीक है, समुद्र का किनारा, मुंबई जितना समुद्र का किनारा एक व्यक्ति को उठा के दे दिया। कितने रुपए के लिए? 33 करोड़ रुपए के लिए। मुंबई जितना समुद्र का किनारा 33 करोड़ रुपए के लिए। कल मैंने बोला 5 रुपए की टॉफी आती है, 5 रुपए की टॉफी आती है। गुजरात में मोदी जी ने 1 रुपए के लिए 1 मीटर जमीन बेची है, 1 रुपए के लिए। और फिर कहते हैं भैया गुजरात मॉडल। टाटा नैनो को 10,000 करोड़ रुपए लोन दिया 25 साल का, 0.1% इंटरेस्ट रेट। जितना पैसा उन्होंने एक कंपनी को दिया उतना उन्होंने शिक्षा में और स्वास्थ्य में नहीं डाला। और गुजरात में हो क्या रहा है? 40 लाख परिवार बीपीएल लाइन से नीचे हैं। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है और 2 में से 1 बच्चा भूखा है। फायदा किसको पहुंच रहा है? एक व्यक्ति को। 45,000 करोड़ उनको दे दिए और फिर कहते हैं गुजरात चमक रहा है। मार्केटिंग का पैसा कहां से आता है? भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 10-10 करोड़ रुपए की उनकी एक पब्लिक मीटिंग होती है, हर अखबार में एडवर्टाइजमेंट है। क्या ये मुफ्त में मिलता है? ये इश्तेहार मुफ्त में मिलते हैं क्या? ये टॉफी मॉडल का पैसा है, गुजरात मॉडल का पैसा है जो आज इनकी मार्केटिंग में जा रहा है। 2014 में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? जिस गाड़ी में मैं आज यहां आया वो पूना में बनती है। अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का कोई सेंटर है तो ये शहर है, पूना है। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। उनके पैर के नीचे एक मजबूत फर्श रखा है, अधिकार का फर्श रखा है। 70 करोड़ लोगों का एक नया वर्ग तैयार हुआ है जो बीपीएल लाइन से ऊपर है, बीपीएल लाइन से ऊपर है और मिडिल क्लास से नीचे। ये कौन लोग हैं? ये बढ़ई हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, धोबी हैं, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, सब्जी वाले। इन 70 करोड़ लोगों को हम आने वाले 5-10 साल में मिडिल क्लास में डालना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग के बिना ये मिडिल क्लास में नहीं जा सकते। तो हमने दिल्ली से लेकर मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर बेंगलोर और दिल्ली से लेकर कलकत्ता एक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बिछाई हैं, पानी और बिजली का साधन और एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन तैयार की। और अब हजारों उद्योगों को वहां जगह मिलेगी और करोड़ों युवाओं को हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का रोजगार मिलेगा। जो आजकल आप मेड इन चाइना देखते हैं, अपनी टी शर्ट पे, अपने जूतों पे, अपने कैमरा पे, अपने मोबाइल फोन पे जो मेड इन चाइना दिखता है, आने वाले समय में वो मेड इन पूना, मेड इन महाराष्ट्र दिखाई देगा। ये हम चाहते हैं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।